A very warm welcome to my YouTube channel Let's Know Law। मेरा नाम मनिंदर शेखर बोपर है। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स डिस्कस इट। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16, तो जो मेन मुद्दा आर्टिकल 16 में डिस्कस हुआ है वो ये है कि हर पर्सन जो है उसे अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी। दैट मीन्स हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन मैटर्स पर जो डील करते होंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के साथ। तो यहाँ पर देयर एक वर्ड है पब्लिक, बट दैट मीन्स जो गवर्नमेंट और जहाँ स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉयमेंट उसके साथ। सो अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 1 ऑफ द आर्टिकल 16, हर पर्सन को, पर यहाँ पर स्पेसिफिक मैं मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पर पर्सन कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया। हर जो इंडिया का नागरिक है, भारत का नागरिक है, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसे एम्प्लॉयमेंट जो अपॉइंटमेंट होगी किसी भी ऑफिस में, दैट मीन्स किसी भी पोस्ट पर जो क्रिएट की जाएगी, जहाँ अवेलेबल कराई जाएगी स्टेट के द्वारा, जहाँ वो अंडर होगी स्टेट के, तो वो उस अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट में हर जो सिटीजन है उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी उसे दी जाएगी। वो हर जो पर्सन है वो इक्वली रिप्रेजेंटेशन उसको मिलेगी, इक्वल फुटिंग पर हर पर्सन को रखा जाएगा। सो दिस वाज द क्लॉज नंबर 1 ऑफ द आर्टिकल 16। आगे हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 2 ऑफ द आर्टिकल 16। सो यहाँ पर कुछ बेसिक जो 7 ग्राउंड्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं कि कोई भी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया का, भारत का नागरिक है, उसको इन 7 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट की वही डेफिनेशन है जो आर्टिकल नंबर 12 जो है उसमें दी गई है। तो यहाँ पर वो जो 7 ग्राउंड्स हैं, फर्स्ट है रिलीजन, सेकंड रेस, थर्ड कास्ट, फोर्थ सेक्स, फिफ्थ डिसेंट, सिक्स्थ प्लेस ऑफ बर्थ एंड द लास्ट वन इज रेजिडेंस। ये सारे ग्राउंड्स जहाँ पर एनी ऑफ टाइम अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो यहाँ पर स्टेट के ऊपर एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है। आगे हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 3 ऑफ द आर्टिकल नंबर 16। सो इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास एक प्रिविलेज है कि वो जो आर्टिकल 16 में एक प्रोहिबिशन लगाए गए हैं उसे वो साइड कर सकती है, और ये केसेस डील करते होंगे उन पर्सन और क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन के साथ जहाँ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो अपॉइंटमेंट होगी ऑफ ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट, जहाँ फिर लोकल और अदर अथॉरिटी जो होंगी विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट है रेजिडेंस की, क्योंकि ये स्टेट पे जहाँ इस यूनियन टेरिटरी में रेजिडेंस की कंडीशन भी हमें पूरी करनी है, तो इसके रिगार्डिंग जो स्टेट है, जहाँ पार्लियामेंट है, वो लॉ बना सकती है और जो आर्टिकल 16 है वो उसे रोक नहीं लगाएगा। क्लॉज नंबर 4 जो है आर्टिकल 16 का, वो भी एक तरह की प्रिविलेज, अब जहाँ एक्सेप्शन टू है आर्टिकल नंबर 16 की। तो यहाँ पर स्टेट जो है उसे रोका नहीं जाएगा अगर वो लॉ बनाना चाह रही है इन द केस ऑफ रिजर्वेशन जो डील करेंगी अपॉइंटमेंट और पोस्ट के साथ, जो इन फेवर होंगी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के साथ। दैट मीन जो पर्सन जो नागरिक हमारे बैकवर्ड हैं, अभी तक वो एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं उन सर्विसेज के जो गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, तो यहाँ पर स्टेट जो है स्पेशल लॉज बना सकती है इन पर्सन की रिजर्वेशन के साथ। आगे हम बात करेंगे क्लॉज 4A ऑफ द आर्टिकल नंबर 16। तो यहाँ पर अगेन एक्सेप्शन टू द आर्टिकल 16, स्टेट अगेन उसको एक प्रिविलेज दी गई है कि अगर वो चाहे तो कुछ पर्सन्स जो है, कुछ उनकी क्लासेस ऑफ पोस्ट हैं जो स्टेट के अंडर है, और वो जो पर्सन डील करते हैं शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से, तो उनकी प्रमोशन के दौरान प्रमोशन के जो मैटर्स होंगे उनमें भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है स्टेट बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग लॉ प्रोवाइड करके जो शेड्यूल कास्ट एंड जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी रिजर्वेशन इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशंस वो प्रोवाइड की जा सकती है। और यहाँ पर
स्टेट को ये पहले चेक करना होगा कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अगर उनके व्यू में एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं इन सर्विसेज में, तो ये जो फैसिलिटी है रिजर्वेशन की इन प्रमोशन मैटर्स विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वो प्रोवाइड की जा सकती है बाय द स्टेट। और आर्टिकल 16 जो है इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, आर्टिकल 16 पर कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाएगा। तो आगे बात करते हैं क्लॉज नंबर 4B ऑफ द आर्टिकल नंबर 16। तो ये डील करता है उन वैकेंसीज के साथ जो उस ईयर में, एक ईयर में अभी तक वैकेंट रह गए हैं, वो अभी तक फिल्ड अप नहीं हुई और अनफिल्ड वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि क्लॉज 4 या 4A है, सेपरेट क्लास की जो वैकेंसीज अगर उनमें बनाई गई हैं तो आने वाले जो साल है सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स, उनमें जो वैकेंसीज अभी तक अनफिल्ड हैं वो सेपरेट काउंट की जाएंगी, एग्जिस्टिंग वैकेंसीज के साथ उनको काउंट नहीं किया जाएगा। और एग्जिस्टिंग जो वैकेंसीज उनकी उन्होंने लिमिट रखती है अप टू द 50%। सो दिस वाज द क्लॉज 4B ऑफ द आर्टिकल नंबर 16। आगे क्लॉज जो 5 है आर्टिकल नंबर 16 का, वहाँ कहा गया है कि कोई भी पर्सन, अगर कोई भी पोस्ट है जहाँ कोई भी ऑफिस है वो जो डील करता है विद द अफेयर्स ऑफ, वो डील करता है उन कामों के साथ जो रिलीजियस हैं, जहाँ हम कह सकते हैं डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन के साथ है, तो यहाँ पर जो स्टेट है वो लॉज बना सकती है कि अगर इन कामों के लिए हमें स्पेसिफिक रिलीजन का ही पर्सन चाहिए जो उस रिलीजन को प्रोफेस करता है, जहाँ फिर वही पर्सन चाहिए जो उस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के साथ डील करता है, तो ये जो स्टेट है आर्टिकल 16 को विदाउट वायलेटिंग लॉज बना सकती है। और एक तरह की क्लॉज 4B एक्सेप्शन है टू द आर्टिकल नंबर 16। आगे हम बात करेंगे क्लॉज 6 ऑफ द आर्टिकल नंबर 16। तो यहाँ पर जो EWS का कंसेप्ट है, दैट मीन्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, वो डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर स्टेट को अगेन एक प्रिविलेज दे दी गया है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 के आप अगर चाहो तो लॉज बना सकते हो इन फेवर ऑफ द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की फॉर्म में आप लॉ प्रोवाइड करो, और ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के पर्सन है, आप इनको जॉब्स जहाँ हैं, जो पोस्ट हैं, जो गवर्नमेंट और जो स्टेट के द्वारा दी जाएंगी, उनकी अप टू 10% इस कैटेगरी को आप रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये तो था क्लॉज नंबर 6 ऑफ द आर्टिकल नंबर 16। आगे हम बात करेंगे डिबेट समरी की, दैट मीन्स वही डिबेट जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें हुई थी उस समय के मेंबर्स के बीच। आज का ये जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 16, बट यही आर्टिकल उस समय जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका आर्टिकल नंबर 10 था 1948 का। तो यहाँ पर भी जो आज का क्लॉज नंबर 1 है वही सेम रिप्रेजेंट किया गया था। क्लॉज नंबर 2 जो आज है वहाँ पर जस्ट ये की फ़र्क है कि आज क्लॉज नंबर 2 में 7 ग्राउंड है, और उस समय उसे रिप्रेजेंट करने के टाइम वहाँ पर ओनली 6 ग्राउंड जो थी वो मेंशन की गई थी। वो थी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और इसमें रेजिडेंस नहीं था जब इसे प्रेजेंट किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो आज का क्लॉज नंबर 3 है, जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 की इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, उनकी रिजर्वेशन के अपॉइंटमेंट की रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, वो वही था उस समय भी। और आज का जो क्लॉज नंबर 4 है वो भी वही था उस समय की जो डिबेट हुई थी उसमें प्रेजेंट ड्राफ्ट की फॉर्म में जो किया गया था। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 16 जो उस समय का आर्टिकल नंबर 10 था, उस पर डिबेट हुई थी 30 नवंबर 1948 को। तो यहाँ पर सेम ही बात बोली गई थी जो हमने क्लॉज नंबर 1, 2 एंड 3 में बोली है कि किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और हर पर्सन को जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इक्वली। अगर बैकवर्ड क्लासेस के लिए
जरूरी है कुछ स्पेसिफिक लॉज बनाने होंगे रिजर्वेशन की फॉर्म में, तो इसके लिए भी पार्लियामेंट को अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला है रेजिडेंस को भी डिस्कशन हुई थी। ड्राफ्ट के इंट्रोडक्शन के टाइम रेजिडेंस नहीं था, पर इस पर डिस्कशन हुई थी कि वेदर हमें ये रेजिडेंस वर्ड ऐड करना चाहिए कि नहीं। तो कुछ मेंबर जो थे वो इस फेवर में नहीं थे कि आप ये जो रेजिडेंस का कंसेप्ट है वो एक ग्राउंड की फॉर्म में लाओ, बट कुछ जो पर्सन थे वो इस फेवर में थे कि हमें रेजिडेंस की जो रिस्ट्रिक्शन है वो लानी चाहिए। तो जो पर्सन कहते थे दैट मीन्स फेवर करते थे रेजिडेंस क्राइटेरिया का, वो क्लेम करते थे दैट कि अगर हम रेजिडेंस के जो ग्राउंड रखते हैं तो सिर्फ इससे अच्छा ये होगा कि यहाँ वहाँ के जो पर्टिकुलर पर्सन है उनको अच्छी एफिशिएंट जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी पोस्ट या ऑफिस में। तो जो वो पर्सन जो रेजिडेंट्स के फेवर में नहीं थे वो उनका कहना था कि इस तरह जो कॉमन सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो एक तरह से जो वायलेट होता है। हर पर्सन मतलब हम सभी जो सिटीजन हैं वो इक्वल है, आप रेजिडेंस का आइडिया ना रखो। पर यहाँ पर तीन मेन जो व्यू पॉइंट थे वो आगे लाए गए थे। फर्स्ट यहाँ पर कहा गया था कि हर पर्सन है दैट मीन्स जो हर सिटीजन है, हर नागरिक है इंडिया का, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट। एंड सेकेंडली वो जो मतलब फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस हुआ था कि हर पर्सन जो फ्रीली एबल होना चाहिए अप्लाई करने के लिए उस पोस्ट के लिए, एग्जामिनेशन में बैठने के लिए फ्री होना चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशन को इक्वली टेस्ट किया जाएगा। कोई इसका लिमिटेशन जो प्रिंसिपल है वो नहीं होना चाहिए इस इक्वालिटी में। तो सेकेंड व्यू ये था कि जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का वो ऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है, बट विदाउट एनी रिजर्वेशन फॉर एनी क्लास ऑफ कम्युनिटी। और उनका भी इक्वलिटी जो है वो तो मिलनी चाहिए, बट यहाँ पर किसी क्लास या कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। जो पॉइंट था डिबेट के टाइम, हर जो पर्सन है, हर सिटीजन जो है जो इंडिया का, उन्हें क्वालिफाइड होना चाहिए उस प्लेस के लिए और उन्हें इक्वल फुटिंग पर रखना चाहिए पब्लिक सर्विसेज में। थर्ड पॉइंट ये था जो उस समय के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने रखा था, शेयर किया गया था, वो थे डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर रिस्पेक्टेड डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट है वो ग्रेट है, एक अच्छा प्रिंसिपल है, ग्रेट प्रिंसिपल है इन थ्योरी, बट उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक प्रोविजन भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कम्युनिटीज को अलाउ किया जाए जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। दैट मीन्स उन्होंने फेवर किया थोड़ा बहुत रिजर्वेशन की फॉर्म में कि अगर कुछ कैटेगरीज जो क्लासेस ऑफ पर्सन हैं उनको एडुकेट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो उनके इस रिगार्डिंग हमें लॉ बनाकर रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और डिस्कशन हुई थी इस असेंबली में, वो थी एक टर्म के रिगार्डिंग, दैट इज वो डील करती थी बैकवर्ड क्लास में। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप टर्म जो है वो जनरलिटी शो नहीं करती, और यहाँ पर अगर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं वो इसकी रेंज में आ जाएंगी। और कुछ पर्सन का आर्ग्यू करना था कि जनरलिटी ऑफ टर्म इंट्रोड्यूस्ड अ सेंस ऑफ वेगनेस, स्पेसिफिक टर्म्स लाइक शेड्यूल कास्ट वर बेटर। उन्होंने कहा कि आप बैकवर्ड क्लासेस की जो है वो जनरली सभी पर लग जाती हैं और बहुत सारे इसका जो एरिया वो वाइड हो जाएगा। आप इस बैकवर्ड क्लासेस जो वर्ड है, टर्म है, उसकी बजाय आप वर्ड दो या टर्म ऐड करो शेड्यूल कास्ट। सो बाद में जो ड्राफ्ट आर्टिकल था जिसे आज हम बोलते हैं आर्टिकल 16 और उस समय का आर्टिकल नंबर 10, उसे अडॉप्ट कर लिया कुछ अमेंडमेंट के साथ ऑन 30th of November 1948 को। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास एक
हमेशा एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि आर्टिकल 14 में भी इक्वालिटी की बात की गई है, आर्टिकल 16 में भी इक्वालिटी की बात की गई है। क्या आर्टिकल 16 जो है वो एक तरह आर्टिकल 14 की एक्सटेंशन कर रहा है, उसके स्कोप को डिफाइन कर रहा है? तो ये डिस्कशन हुई थी एक केस में जिसका नाम था दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन वर्सेस डीटीसी मजदूर कांग्रेस 1991। तो यहाँ पर कहा गया था कि आर्टिकल 14 इज अ जेनस, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू कॉल आर्टिकल 16 इट्स स्पेसिस। मेन जो जीन है वो आर्टिकल 14 है और उसकी एक किस्म है आर्टिकल नंबर 16। और आर्टिकल 16 जो है एक तरह की आर्टिकल 14 की एक्सटेंशन है, in which both the rule against arbitrariness and doctrine of reasonable classification apply as। तो यहाँ पर कहा गया था कि इन दोनों केसेस में ही आर्टिकल 14 एंड 16 में ये जो रूल्स हैं जो अगेंस्ट होते हैं आर्बिट्रेरीनेस के एंड जो डॉक्ट्राइन होती है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की वो अप्लाई होती है। आगे हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4 के रिगार्डिंग। क्लॉज नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेशन है, स्टेट है, वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट सेक्टर और जॉब्स में इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन जिनको एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती इन सर्विसेज में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू था कि इंदिरा साहनी का जो केस था जो बैकवर्ड क्लासेस के साथ अकेले ही डील करता था, दैट मीन्स ओनली डील करता था बैकवर्ड क्लासेस के साथ। और जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है एससी एंड एसटी का, दैट मीन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का, उसको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और जो उनकी प्रमोशन है, प्रमोशन की रिजर्वेशन होती है इन प्रमोशंस ऑफ एनएससीज एंड एसटीज, वो कंटिन्यू चलनी चाहिए। बाद में पार्लियामेंट ने इनेक्ट की थी 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 और ऐड कर दिया क्लॉज 4A टू द आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर पार्लियामेंट को एनेबल कर दिया, दैट मीन्स पार्लियामेंट को पावर दे दी कि आप एससीज और एसटीज के फेवर में, दैट मीन्स उनकी प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो बाय मेकिंग सर्टेन लॉज। और यहाँ पर सिंपली इसका ये मतलब हुआ कि इवन आफ्टर द जजमेंट ऑफ मंडल केस द रिजर्वेशन जो प्रोवाइड की जाती है इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स वो कंटिन्यू होनी चाहिए, वो कंटिन्यू होती रहेगी। तो आगे हम बात करते हैं क्लॉज 4 की। क्लॉज 4 जो था वो ऐड किया था आफ्टर द क्लॉज नंबर 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले 4A आया, बाद में आया क्लॉज नंबर 4B। क्लॉज नंबर 4B जो था वो 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 में ऐड किया गया था। और इसमें इसकी क्लॉज 4 की जो मेन इंटेंशन यही थी कि अगर किसी कैटेगरी में एक साल में कुछ वैकेंसी जो अनफिल्ड रह जाती हैं, जिसमें वो पूरी नहीं हुई, फिल्ड नहीं हुई पूरी तरह, उस पे कैंडिडेट नहीं आ सके, वो खाली रह गई हैं, तो नेक्स्ट ईयर की जो वैकेंसीज हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उसे ऐड नहीं किया जाएगा। और 50% का जो हमारा क्राइटेरिया है जो रिजर्वेशन के साथ डील करता है एससी एंड एसटी के साथ, उसे उसमें क्लब नहीं किया जाएगा उस ईयर के टोटल नंबर में। सो दिस वाज द क्लॉज 4B जो ऐड किया गया था 2000 में। आगे हम बात करते हैं क्लॉज 5 में। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो पर्सन है रिलीजियस या किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ डील करते हैं, अगर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए वही पर्सन चाहिए तो जो स्टेट है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बना सकती है, और ये एक तरह की एक्सेप्शन है टू द आर्टिकल नंबर 16। आगे हम बात करेंगे क्लॉज 4 की। क्लॉज 4 हमने ऑब्वियसली डिस्कस कर लिया है, जो डील करता है ईडब्ल्यूएस के साथ। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के साथ, और ये ऐड किया गया था 103rd अमेंडमेंट ऑफ द 2019 में 103rd जो हमारी 103 नंबर की जो अमेंडमेंट थी उसके साथ क्लॉज 6 ऐड किया गया था। और यहाँ पर एक लिमिट रख दी गई थी
बाकी कैटेगरी जो है रिजर्वेशन की, उनके साथ इस जो ईडब्ल्यूएस की जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है उसको अप टू सीलिंग लिमिट है उसकी होनी चाहिए 10% तक जो है वो स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। आगे हम बात करते हैं कि ये जो ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी 2019 में 103 अमेंडमेंट के द्वारा, क्या इसे चैलेंज भी किया गया होगा? या जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो यहाँ पर एक केस आया था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2022 का है, वहां पर कहा गया था और 103 अमेंडमेंट जो थी उसे चैलेंज ही कर दिया गया इस ग्राउंड पर कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके खिलाफ है, उसको वॉयलेट कर रही है। तो यहाँ पर मेजोरिटी जो थी वो 3-2 की थी, दैट मीन्स मेजोरिटी में 3 जजेस थे और 2 में माइनॉरिटी के। और उन्होंने कहा, जो मेजोरिटी ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है दैट मीन्स 103 अमेंडमेंट है जो डील करती है ईडब्ल्यूएस के साथ, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। उन्होंने कहा कि अगर हम 50% की जो रिजर्वेशन है बाकी सबको प्रोवाइड करें, उनकी अपर लिमिट 50% की है, तो ये जो इसमें रिजर्वेशन दी जाएगी वो एक पर्टिकुलर जो सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस हैं वो उनके साथ डील करेंगी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनको कोई फर्क नहीं डालेगा। तो आगे हम बात करते हैं द केस ऑफ गजुला दशरथा रामाराव वर्सेस स्टेट। ये केस था 1961 का। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो ऑफिस ऑफ द विलेज मुंसिफ है was an office under the state and that section 6(1) of the Madras Act which required the collector to select person from among the last holders of the office discriminated on the grounds of descent only and was hence void for contravening Article 16 Clause 2। हम आगे बात करेंगे रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि क्लॉज 4 जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और वो बैकवर्ड क्लासेस जिनको अभी तक एडुकेट दैट मीन्स एक सही वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है इन द गवर्नमेंट जहाँ स्टेट जॉब्स पोस्ट जहाँ ऑफिसेस। तो यहाँ पर Clause 4 of the Article 60 is another exception to the general rule established in Article 16 Clause 1 and 2। ये जो स्टेट को पार दे रहा है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल जो उनके अकॉर्डिंग स्टेट में एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं, उनकी सर्विसेज में उनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह नहीं हुई है। तो यहाँ पर आर्टिकल 16 जो क्लॉज 4 है वो एप्लीकेबल होता है ओनली इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर मेट। जो अगर ये जो 2 कंडीशंस पूरी होंगी तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो एप्लीकेबल होगा। वो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट की द क्लास ऑफ सिटीजन इज बैकवर्ड। पहली जो कंडीशन है कि वो जो क्लास है सिटीजन्स की वो बैकवर्ड होनी चाहिए, और सेकेंडली उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिल पा रही हो अंडर द स्टेट सर्विसेज। आगे हम बात करेंगे कैचअप रूल एंड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बारे में। कैचअप रूल होता क्या है एंड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कंसेप्ट क्या होता है। सो कैचअप रूल एंड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कंसेप्ट ये था कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है कि हम रिजर्वेशन करेंगे प्रमोशन में जो डील करती होंगी एससीज एंड एसटी के साथ। यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो जाता है कि कुछ कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनको प्रमोशन मिल जाती है अहेड ऑफ देयर जनरल क्लास काउंटर पार्ट्स। दैट मीन जो पर्सन जनरल क्लास से डील करते हैं उनसे पहले प्रमोशन मिल जाती है एससीज एंड एसटी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजर्वेशंस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 2 केसेस लाए थे। यहाँ पर उन्होंने कैचअप रूल जो था वो उसका कंसेप्ट जो था इंट्रोड्यूस किया था
वो केस थे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह 1995 एंड अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996. So according to this rule, the senior general category candidates who were promoted after SC and ST candidates, scheduled caste and scheduled tribe candidates, would regain their seniority over general category candidates who were promoted earlier. So this was the concept of catch-up rule and the consequential seniority. Consequential seniority allows reserved category candidates to maintain seniority over general category peers. Consequential seniority जो concept थी वो allow करती थी reserved category के candidates को कि आप maintain कर सकते हो अपनी seniority over the general category जो आपके साथ साथी हैं उनके. In other words, it is open to the state to provide that the candidates promoted earlier by way of the reservation rule shall not be entitled to seniority over his senior in the general category, and that as and when a general candidate who was senior to him is promoted, he will regain his seniority over the reserved candidate, notwithstanding that he is promoted subsequently to the reserved candidate. That means जो person reservation के मदद के साथ प्रमोट होते थे उनका जनरल कैटेगरी के पर्सन के साथ सीनियरिटी का अगर चक्कर पड़ेगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी तो इसमें सीनियरिटी के चक्कर में प्रमोशन नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी की जो सीनियरिटी है वो एक तरह से मेंटेन ही करनी पड़ेगी ओवर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स. So the concept of catch-up rule and the consequential seniority was not constitutional requirements. Neither are they implied in Article 16 Clause 1 and 4, nor are the constitutional limitations. ये जो कैचअप रूल एंड कॉन्सिक्वेंशियल का सीनियरिटी का कंसेप्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना तो यहाँ पर आर्टिकल क्लॉज 1 और 4 में डिस्क्राइब किया था और ना ही इसे किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन में डिस्कस किया गया था. तो यहाँ पर जो ऑब्लिटरेशन ऑफ दीज रूल्स डज नॉट चेंज द इक्वालिटी कोड इंडिकेटेड बाय आर्टिकल 14, 15 and 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Clause 1 of the Article 16 cannot prevent the state from making cognizance of the compelling interest of backward classes in society. Clause 4 of Article 16 refers to affirmative action by way of reservation, under which the government is free to provide reservation if it is satisfied on the basis of quantifiable data that backward classes are inadequately represented in the services. Therefore, in every case where the states decide to provide reservation, there must be two circumstances, namely backwardness and inadequacy of representation. These limitations have not been removed by the impugned judgment. If the state fails to apply these tests, the reservation would be invalid. These amendments do not alter the structure of Article 14, 16 and 15, that is जो डील करता है इक्वालिटी कोड के साथ, and the parameters mentioned in Article 16(4) are retained. These amendments do not change the identity of the Constitution. आगे हम बात करेंगे एक और रूल की जैसे हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल. तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16 जब का जो क्लॉज 4 था उसका स्कोप जो था वो कंसिडर किया था एक केस में जिसे हम कहते हैं टी देवादासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964. तो यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी थी जो एक रूल की जिसे बोला जाता है कैरी फॉरवर्ड रूल, वो चेक की गई थी जिसे बनाया था गवर्नमेंट ने टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस वेयर स्टेट सर्विसेज आर इन्वॉल्व्ड फॉर एट इशू. So this rule state that इस रूल का क्या कहना था, in case of sufficient number of candidates belongs to SC and ST classes were not available for appointment to the reserved quota, then the vacancies that remain unfilled would be treated as unreserved and would be filled by the fresh available candidates. However, corresponding number of posts would be reserved in the next year for SCs and STs in addition to their reserved quota for the next year. The result was to carry forward the unutilized balance and unfilled vacancies in the second and third year at one time. In actually 68% of the vacancies were reserved for SCs and STs. The Honorable Supreme Court by a majority of 4-1
had struck down the carry forward rule, declaring it unconstitutional on the ground that the power vested in the government under Article 16 Clause 4 cannot be exercised in order to deny reasonable equality of opportunity pertaining to matters of public employment for members of classes other than the backward classes. The court said that recruitment must be considered each year. हर साल रिक्रूटमेंट जो है वो आप कंसीडर करो, एंड जो रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लासेस के हर साल वो शुड नॉट बी एक्सेसिव इनफ टू क्रिएट अ मोनोपोली. वो रिजर्वेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर क्लास को ही मोनोपोली दे रहे हो, उसका ही राज हो जाए, और जो बाकी जो लेजिटिमेट क्लेम्स हैं ऑफ कम्युनिटी के उनमें इंटरफेरेंस किसी तरह की हो जाए. और अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया क्योंकि जो रिजर्वेशन है और टू बी लेस देन 50%, ये रिजर्वेशन 50% से कम होनी चाहिए. बट how much less than half would depend upon the prevailing circumstances in each case. और अगर उन्होंने कहा कि 50% से कम होनी चाहिए और 50% से कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो कंसेप्ट है हर केस में प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर एक और केस था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उसने देवादासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो पॉइंट था उसे ओवररूल किया और हेल्ड किया कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो वैलिड है एज लॉन्ग एज इट डिड नॉट इन अ पर्टिकुलर ईयर एक्सीड 50% ऑफ द वैकेंसी. उन्होंने कहा कि कैरी फॉरवर्ड का रूल वैलिड है अगर उस ईयर की 50% की जो वैकेंसीज है उससे एक्सीड नहीं कर रहा, तो ये दिस इज वैलिड. The 50% limit can only be exceeded in extraordinary situations prevailing in a state that is far-flung states such as Nagaland, etc. 50% की limitation क्रॉस की जा सकती है, but only in extraordinary situations. आगे हम बात करते हैं कि आर्टिकल 16 की एवोल्यूशन कैसी है. दैट मीन्स वो समय समय उसने क्या बदलाव देखे और वो कैसे कैसे आगे बढ़ता चला क्या. सो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे मंडल कमीशन केस. इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट 447, जिसे हम बोलते हैं मंडल कमीशन केस. The Honorable Supreme Court thoroughly examined the scope and extent of Article 16(4) in this historic case. इस केस में जिसे हम बोलते हैं मंडल कमीशन केस और जिसका दूसरा नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16(4) का क्लोज और एक्सटेंट जो था वो थॉरली एग्जामिन किया था. तो यहाँ पर फैक्ट ऐसे थे. ऑन जनवरी 1, 1979 जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपॉइंट किया सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर आर्टिकल 340, जिसे चेयर किया गया था, जिसके चेयरमैन थे श्री BP मंडल. इस कमीशन को ड्यूटी लगाई गई कि आप इन्वेस्टिगेट करोगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इंडिया की टेरिटरी के विद इन, एंड आप जो है वो रिकमेंडेशन दोगे टू द गवर्नमेंट उनकी एडवांसमेंट के रिगार्डिंग कि आप इन क्लासेस को सोशली जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके एडवांसमेंट कैसे लाई जा सकती है, उसे एडवांस कैसे किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन स्टेट एंड स्टेट जॉब्स फॉर देम. आप एडवांसमेंट के साथ है ये भी आप गवर्नमेंट को सजेशन दोगे कि उनके स्टेट की जो जॉब्स हैं उनमें कितनी नेसेसिटी है कि आप उनकी रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. तो जो कमीशन था उन्होंने अपनी रिपोर्ट इशू की इन दिसंबर 1980. तो यहाँ पर उन्होंने 3743 जो कास्ट थी उनको आइडेंटिफाई किया एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. कमीशन ने कुछ और भी रिकमेंड किया कि जो गवर्नमेंट है ग्रांट दीज कास्ट 27% रिजर्वेशन. उन्होंने कहा रिकमेंड किया, उनको सजेशन दिया गवर्नमेंट को कि आप जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जिसका नंबर हमने 3743 बताया, आप इनको 27% तक रिजर्वेशन प्रोवाइड करो. आगे मीनवाइल ही जो जनता दल गवर्नमेंट थी वो
collapsed हो गई, खत्म हो गई, जहाँ गिर गई वो गवर्नमेंट ड्यू टू इंटरनल डिसेंशन। तो उस समय उसकी जगह पर जो कांग्रेस पार्टी थी वो पावर में आ गई सेंटर में। कांग्रेस पार्टी जो थी उन्होंने उनकी मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया, उनकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया until 1989. So in 1989 जनता दल again came in power. 1989 में जनता दल की जो गवर्नमेंट थी वो दोबारा से पावर में आ गई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एंड उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये जो कमीशन की रिकमेंडेशन है इन्हें हम इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे हमने इलेक्टोरेट जो पर्सन है उनको प्रॉमिस किया है उसके फॉर्म में। सो अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी दैट मींस जो जनता दल जो की पार्टी थी उन्होंने इशू किया ऑफिस मेमोरेंडा जिसे हम बोलते हैं आल्सो कॉल्ड OM ऑन अगस्त 13, 1990, thereby reserving 27% of seat for the backward class in the state or government services based on the मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर उन्होंने मंडल कमीशन की जो 27% की रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन थी वो मान ली थी। तो आगे The acceptance of the Mandal Commission report resulted in a violent anti-reservation movement in the nation. तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से जनता दल की जो पार्टी थी उन्होंने एक्सेप्टेंस कर ली थी, मान लिया था मंडल कमीशन रिपोर्ट को और उनकी जो रिजर्वेशन की प्रोवाइड की थी 27% की, इसके उलट देश में एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट थी वो चल पड़ी which went on for nearly 3 months. 3 months लगातार एंटी रिजर्वेशन जो वायलेंट मूवमेंट थी वो चली, causing a huge loss of person and property. यहाँ पर उसके यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ पर्सन्स का भी और प्रॉपर्टी का भी। साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन थी उन्होंने फाइल किया एक रिट पिटीशन जहां पर उस OM की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया और उन्होंने कहा कि आप इसको एग्जीक्यूशन पर रोक लगा दो, स्टे लगा दो। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच जो थे उन्होंने OM का ऑपरेशन जो था उसे स्टे किया टिल द फाइनलिटी ऑफ द केस। उन्होंने कहा जब तक ये केस डिसाइड नहीं होगा आप इस OM को ऑपरेशन में नहीं लाओगे और इसकी जजमेंट जो आई थी अक्टूबर 1, 1991 को सामने आ गई थी। सो यहाँ पर सब्सिक्वेंटली ऑन September 25, 1991 the government issued another office memorandum and made 2 changes to the OM issued on the August 30th, 1990। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने सेकेंड मेमोरेंडम इशू किया और कुछ चेंजेस जो 2 की फॉर्म में आई थी, पहले वाले OM जो था उसमें वो चेंजेस ऐड ऑन कर दी। वो चेंजेस थी by incorporating an economic criteria for granting reservation by giving preference to the poorer section of the socially and economically backward classes in the 27% quota and reserving an additional 10% of vacancies for the other socially and educational backward classes of SEBC's economically backward sections of the higher caste and separately the economic criterion was to be specified। तो ये 2 कंडीशन उन्होंने वहां पर ऐड कर दी सेकेंड OM में। सो ये जो बाद में मैटर जो था इसे रेफर कर दिया स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। यहाँ पर 9 जजेस जो थे वो उन्होंने वो बेंच कंप्राइज किया था due to the importance of finally settling the legal position relating to reservations. As in several previous judgments, Supreme Court did not speak in the same voice on this issue. Despite various adjournments, the Union government failed to submit the economic criteria outlined in the September 25, 1991 official memorandum. तो आगे इसकी जजमेंट आई। सो यहाँ पर टोटल नंबर थे जज इसके 9 और मेजॉरिटी में थे 6 एंड माइनॉरिटी में थे 3। A 6-3 majority of the Supreme Court Constitution Bench जिसमें थे जस्टिस BP जीवन रेड्डी, जस्टिस CJI M.H. कान्या, M.N. वेंकटचाल्या and A.M. Amdi with S.R. Pandian and S.P. Sawant
उन्होंने हेल्ड किया इन सेपरेट जजमेंट, अपनी अपनी जजमेंट भी सेपरेटली, दैट द यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि हम रिजर्व करेंगे 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, provided socially advanced persons the creamy layer among them were eliminated। उन्होंने जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि 27% हम गवर्नमेंट जॉब में बैकवर्ड क्लासेस को अपॉर्चुनिटी देंगे एज अ रिजर्वेशन, तो यहाँ पर क्रीमी लेयर जो है उसको एलिमिनेट करना होगा, वो उनको रिजर्वेशन में सहूलत नहीं दी जाएगी अंडर 27% की कैटेगरी। So while clarifying its stance, Supreme Court stated that reservation of seat should be limited to initial appointments rather than promotion। उन्होंने कहा कि जो 27% की भी रिजर्वेशन है वो इनिशियल जो शुरुआत की अपॉइंटमेंट है सिर्फ उस तक ही लिमिटेड होनी चाहिए rather than प्रमोशन, ये प्रमोशन पर नहीं लगनी चाहिए। एंड द टोटल नंबर जो है रिजर्वेशन का वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ओवरटर्न किया कांग्रेस गवर्नमेंट के ओएमए को, जहां पर उन्होंने रिजर्व किया था 10% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अमंग हायर क्लासेस। सो मेजॉरिटी का और कहना था कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वाइल 50% शैल बी द रूल, 50% का रूल होना चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जो कंट्री की इनहेरेंट है और एंड इट्स पीपल्स ग्रेट डाइवर्सिटी मस्ट नॉट बी ओवरलुक्ड। इन सच अ केस सम रिलेशनशिप टू दिस रूल में बी रिक्वायर्ड। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हम 50% का जो क्राइटेरिया उसे ओवररूल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट थॉरली एग्जामिन किया, सुप्रीम कोर्ट ने थॉरली एग्जामिन किया स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द आर्टिकल 16(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो वेरियस इश्यूज हैं on which there had been disagreement in previous decision, the Supreme Court's majority opinion can be summarized as follows. In Article 16 Clause 4, a backward class of citizens can be identified based on caste rather than on the economic basis, but caste cannot be the sole basis for consideration। बोला कि क्लास ये जो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 है, हम वहाँ पर जो बैकवर्ड क्लासेस के पर्सन है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। बट उन्होंने कि कास्ट भी जो है वो सोल बेसिस नहीं हो सकता। सो मेजॉरिटी हेल्ड दैट, मेजॉरिटी ने कहा कि आर्टिकल 16 जो का फ्लोर है, क्लॉज 4 है, इज नो एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 16 है वो क्लॉज 1 की 16 के क्लॉज 1 की एक्सेप्शन नहीं है, बट ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। Instead, reservation can be made under Clause 1 of Article 16 on the basis of reasonable classification, just like the doctrine of equality enshrined under Article 14। उन्होंने कहा कि Article 16 के Clause 1 में भी हम reservation जो है वो provide कर सकते हैं on the basis of reasonable classification, हम Article 14 की तरह ही। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 16 clause 4 are not similar to the socially and education backwardness prescribed under Article 15(4) of the Constitution. The majority in this regard has held that the backward classes of citizens contemplated under Article 16 clause 4 are not the same as those referred to in Article 15 clause 4 as socially and education backward classes. It is much wider. Clause 4 under Article 16 of the Constitution does not contain the qualifying word socially and educationally। यहाँ पर उन्होंने बोला कि Article 16 का जो Clause 4 है वो Article 15 के Clause 4 के साथ मैच नहीं करता। Article 16 के जो Clause 4 है यहाँ पर दो वर्ड्स नहीं इंक्लूड किए गए, socially and educationally। यहाँ पर डिफाइन किया है बैकवर्ड क्लासेस जिनको एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है जॉब अपॉर्चुनिटी में। तो यहाँ पर clause 4 under Article 16 of the Constitution does not contain the qualifying word socially and educationally, as is clause 4 of Article 15. The backward classes of citizens under clause 4 of Article 16 takes in SCs and STs and all other backward classes, that is OBCs of citizens, including the social and educational backward classes. As a result, while certain classes may not qualify under Article 15 clause 4, they may qualify under Article 16 clause 4।
अकॉर्डिंगली द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल कर दिया उन्होंने केस बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 केस विच हैड दैट, जिसमें कहा गया था कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स मेंशन्ड इन क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 इज सिमिलर टू द सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस SCs STs mentioned in article 54. The court ruled that it is not necessary for a class to be labeled as backward if it is geographically located similar to the SCs and SCs. So this was the decision in this case. तो आगे उन्होंने इस केस में कहा द एक्सक्लूजन ऑफ द क्रीमी लेयर फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस मस्ट बी डन। बैकवर्ड क्लासेस की जो कैटेगरी है आप उसमें से क्रीमी लेयर को जरूर ही बाहर निकालो। क्रीमी लेयर के पर्सन वो होते हैं जिनको जो फाइनेंशियली बहुत ऊपर होते हैं, चाहे वो उस क्लास और कास्ट से डील कर रहे हैं, बट वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और वो एक तरह की अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर डिटरमाइन किया गया कि आर्टिकल 64 जो क्लॉज, आर्टिकल 16 का जो 4 क्लॉज है अलाउ करता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस अ बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लास। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16 जो हमें अलाउ कर रहा है कि हम बैकवर्ड क्लासेस को और कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। हम एक कैटेगरी होगी बैकवर्ड एंड another one was the more backward. It was further held that identifying backward classes of citizens solely on the basis of economic criteria would defeat the very purpose of Article 16.4. It is to provide adequate representation of backward classes in state services in order to not only elevate or uplift them, but also to give that due share in state power to those who have remained out of it primarily due to their social and thus educational and economic backwardness. तो आगे उन्होंने कहा कि the reservation of backward classes shall not exceed 50%. बैकवर्ड क्लासेस की जो रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। A provision under Article 64 can only be made by execution order and must be approved by Parliament. No reservation promotions, appointment of a permanent statutory body by a union government, state governments, and the union territories to investigate complaints about the incorrect inclusion or exclusion of various groups, sections, and classes from the list of other backward classes. No opinion was expressed with respect to the मंडल कमीशन रिपोर्ट। कोई भी इसमें केस में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के रिगार्डिंग कोई ओपिनियन नहीं लाया गया। The court further clarified that all the objections were respect to the criteria involved by the central and the state governments for exclusion of socially advanced person creamy layer from the other backward classes would be preferred before the Supreme Court only and not before any High Court or any of the tribunal. तो यहाँ पर 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 उसके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे। पार्लियामेंट ने 77th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1995 में इनेक्ट किया था इन ऑर्डर टू बाईपास द कोर्ट्स ओवररूलिंग ऑन द पॉइंट ऑफ नो रिजर्वेशन प्रमोशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू क्लॉज 4A टू आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट के साथ न्यू क्लॉज जो था वो ऐड किया गया था आर्टिकल 16 में, जिसे हम बोलते हैं क्लॉज 4A, जहाँ पर बोला गया कि SC एंड जो STs हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, आप उनकी जॉब्स में की जो प्रमोशन है उसमें रिजर्वेशन जो है अगर स्टेट चाहे तो वो कर सकती है। और SC एंड ST वो पर्सन जिन्हें माना जाएगा कि उनको जॉब्स में adequate representation नहीं मिल रही। Therefore, with the intent of reservation in matters concerning the promotion of SC and STs, Clause 4 was inserted in 16 of the Constitution by the 77th Amendment. Clause 4 states that nothing in Article 16 of the Indian Constitution shall prevent the state from enacting any provision for reservation in matters concerning promotion in favor of the scheduled caste and the scheduled tribes in any state or government related jobs. Thus, the reservation in promotion in government jobs will continue in favor of SCs and STs even after the verdict of the Indira Sani case if the government wants to do so. आगे हम बात करेंगे 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड क्या इन इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट कि जो 50% की लिमिट है वो अप्लाई होगी बोथ करंट एंड बैकलॉग वैकेंसीज पर।
जो आज है, जो पीछे रह गई वैकेंसी, उन दोनों पर ही 50% की लिमिट जो है अप्लाई होगी। तो यहाँ पर 81st अमेंडमेंट जो एक्ट अमेंडमेंट थी, उन्होंने ऐड कर दिया न्यू क्लॉज 4B की फॉर्म में इन द आर्टिकल 16 आफ्टर क्लॉज 4A। यहाँ पर उन्होंने रिमूव कर दिया 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज एंड ऑफिसेज and OBCs in backlog vacancies that could not be filled in the previous year due to the lack of qualified candidates. So according to Article 16 Clause 4B, vacancies that could not be filled in previous years are treated as a separate class of vacancies and will be filled in the succeeding years and are not considered together with the vacancies of the year or years even if they exceed the 50%। उन्होंने कहा कि जो आप बैकलॉग है, दैट मीन जो वैकेंसीज फिल नहीं हुई, वो हर साल उनको आप 50% के क्राइटेरिया से बाकायदा साइड रखकर लागू कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 की। तो यहाँ पर इस अमेंडमेंट ने चेंज किए वर्ड्स इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास इन क्लॉज 4A टू इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास। इस अमेंडमेंट से पहले यहाँ पर वर्ड था इन मैटर ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास इन क्लॉज 4A। अमेंडमेंट के बाद उन्होंने ऐड किया ये वर्ड्स इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास। वो यहाँ पर अवॉइड कर दिया गया विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। दिस अमेंडमेंट का जो एम था, वो एम था एक्सटेंड करना जो रिजर्वेशन का बेनिफिट इन फेवर ऑफ एससीज एंड एसटीज इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। तो effective from April 1995 when the 77th amendment to the constitution was enacted। सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली हेल्ड किया इन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 7-1 that the provision under Article 64 and 64B flow from Article 64 which do not alter the basic structure of Article 64 and are valid. It also stated that the insertion of clause 4A and 4B into Article 16 does not change Article 16(4) of the Constitution. It was stated that the aforementioned amendments to the Indian Constitution providing for reservations are enabling provisions that do not change the structure of Article 16, Clause 4. They aid in the retention of the controlling factors, namely backwardness and inadequacy of representation, allowing the state to provide for reservation while keeping the overall efficiency of the state administration in mind under Article 335. These amendments apply only to SCs and STs and do not repeal constitutional requirements such as a 50% ceiling limit, that is quantitative limitation, sub-classification of OBCs, SCs and STs, and the concept of creamy layer, that is qualitative exclusion। तो आगे हम बात करेंगे एक और केस की, जिसे हम कहते हैं जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। ये केस आया था 2008 में। सुप्रीम कोर्ट बाय अ लार्ज बेंच ऑफ 7 जजेस, इसमें 7 जजेस का एक बड़ा बेंच था, उन्होंने स्ट्रक डाउन किया था इट्स बैकवर्डनेस क्राइटेरिया। बैकवर्डनेस का जो क्राइटेरिया था वो स्ट्रक डाउन किया था, जो हेल्ड किया था नागराज के केस में। However, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल ऑफ क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन। It was held that the creamy layer exclusion shall extend to SC and STs. However, the state cannot grant reservation in the promotion of SC and STs individuals who are members of their community's creamy layer। आगे हम बात करेंगे एक्सपर्ट रिपोर्ट ऑन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी जो थी वो बनाई गई, जिसे कहा जाता है जस्टिस राम नंदा कमेटी, जिसे अपॉइंट किया गया था यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से इन लिeu ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन केस ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो कमेटी थी वो रिस्पॉन्सिबल थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप आइडेंटिफाई करो कि creamy layer among the socially and education backward classes or the SEBC। Report submit की गई by the committee on March 16, 1993 and उसे accept किया गया by the union government।
रिपोर्ट जो थी उसने हेल्प की इन डिफरेंशिएटिंग द क्रीमी लेयर अमंग द SEBC एंड एक्सक्लूडिंग इट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मंडल बेनिफिशरीज। फर्दरमोर जो कमीशन था उन्होंने ऑल्सो डेवलप किया अ मैकेनिज्म कि वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं क्राइटेरिया दैट वुड बी एप्लीकेबल टू डिस्टिंग्विश द क्रीमी लेयर फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेस, कि वह कैसे एक स्ट्रक्चर ला सकते हैं जिसमें क्रीमी लेयर को अलग किया जा सके बैकवर्ड क्लासेस से। इस रिपोर्ट ने सुजेस्ट किया कि सर्टेन जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है जो क्वालिफाई करती हैं रूल ऑफ एक्सक्लूजन को, इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, chairman and the member of UPSC and the state PSC, controller and auditor general of India, chief election commissioners, governors, ministers and members of legislations. This exclusion rule included class 1 officers of the union and the state services and armed forces, public sector undertakings, parliamentary forces, etc. This reservation does not apply to children whose parents work in trades, industries, or professions such as medical professional, law, income tax consultancy, sports professionals, chartered accountancy, engineering, financial or management consultancy, or other film artists, or are involved in any other film profession, or are playwrights, media professionals, authors, media or any other vocations of the similar status, etc. तो आगे हम बात करेंगे डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पर एक केस आया था राजीव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि नो रिजर्वेशन रूल इन प्रमोशंस एज लेट डाउन इन द इंद्रासानी केस हैज नो एप्लीकेबिलिटी टू सिटीजन्स विद डिसेबिलिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है उसने प्रोवाइड किया है फॉर द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, जिसकी 2 सब कैटेगरीज हैं जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। जैसे कि नेम ही सुजेस्ट करता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ द लॉज एंड शैल दस बी ट्रीटेड इक्वली। हाउएवर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब है कि लाइक बी ट्रीटेड अलाइक बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक। जो सिमिलर है आप उनको सिमिलैरिटी दो, जो पर्सन सिमिलर नहीं है उनको सिमिलैरिटी नहीं दी जा सकती और नहीं ट्रीट करना चाहिए सिमिलरली। फॉर इंस्टांस in an examination the time duration is 2 hours। अगर हम एग्जांपल दें कि एग्जामिनेशन में टाइम ड्यूरेशन स्टूडेंट के लिए जिनकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है उनकी 2 घंटे की टाइम लिमिटेशन है, बट फॉर द ब्लाइंड स्टूडेंट जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए टाइम लिमिटेशन 4 आवर्स की है। सो दिस इज रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है जो रीजन के बेस्ड पर है, which is to bring the unequal to the same pedestal as the equals and then treat them equally। So आगे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा प्रोवाइड करता है फॉर रिजर्वेशन ऑफ डिसेबल्ड सिटीजन्स इन स्टेट सर्विसेज अंडर क्लॉज 1 and 2 of the Article 15 and also Article 29 Clause 2 of the Constitution provides for similar rights for disabled citizens in matters concerning education. It states under the article that no citizen shall be denied admission to any education institution that is either maintained by the state or receives any aid from the state only on the ground of the disability. The relationship between Article 15 Clause 4 and Article 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम देखें कि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 है, क्या उनमें कोई रिलेशनशिप है, कोई सिमिलैरिटीज़ हैं, तो यहाँ पर इट शुड बी नोटेड, यहाँ पर हमें नोट करना चाहिए कि जो गारंटी दी गई है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 16 वो जस्ट लिमिटेड है एम्प्लॉयमेंट के केसेस में और अपॉइंटमेंट के केसेस में वो जो प्रोवाइड की जाती है स्टेट के द्वारा।
However, जो आर्टिकल 15 है वो ज़्यादा जनरल है, वो नंबर ऑफ केसेस जो है डिस्क्रिमिनेशन के वो एड्रेस करता है जो फॉल नहीं करते आर्टिकल 16 में भी। सो आर्टिकल 16 जो है वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है ऑफ द जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी जो स्टैब्लिश किया गया है आर्टिकल 14 विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। सो अकॉर्डिंग टू अ कर्सरी रीडिंग ऑफ आर्टिकल 15-16, अगर हम ऊपर से इनकी रीडिंग करते हैं आर्टिकल 15 एंड 16 की, जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 है वो appears to be an exception to the rest of the provision of that article as well as clause 2 of the article 29 and clause 4 of the article number 16 of the constitution. So article 29 का जो clause 2 है वो फॉल करता है विद इन द एम्बिट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, जो प्रोहिबिट करते हैं डिनायल ऑफ एडमिशन टू एनी सिटीजन्स इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन which is either owned by the state or is maintained by the state or receives aid from the state funds on grounds only of religion, caste, race, language or any of them. आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के 4 क्लोज में. In other words, clause 4 of article 15 allows what the rest of the article or clause 2 of the article 29 prohibits. That is to say that article 15 clause 4 empowers the state to make provision for the advancement of socially and educationally backward classes of the SCs and STs. However, article 29 clause 2 prohibits denial of admission in any education institution on the grounds of religion, race, caste, language, etc. Furthermore, clause 4 of the article 16 of the constitution states that the state shall not be prevented from making special provision for the reservation in appointments in state-related services to any backward class of citizens who the state thinks is not adequately represented in the state services. This impression persisted until some of the judges in the state of Kerala versus M. Thomas 1976 decided that Article 16 Clause 4 did not constitute an exception to Article 16 Clauses 1 and 2. चिन्नप्पा रेड्डी जो था जस्टिस थे, रिटायर्ड हैं अभी. दिस पॉइंट ऑफ व्यू वेरी मच एम्पैथेटिकली इज his concurring opinion in, and it was eventually accepted by the court in the Mandal Commission case. Therefore, Article 16 Clause 4 is not an exception to the rest of the article. Rather, it is a component of the equality of opportunity granted in Clause 1 of that article, as well as an effective method of realizing and implementing it. Clause 4 does not contradict anything in Article 16 Clause 1 and 2, but rather provides positive report and content to them. It serves the same purposes as Clause 1 and 2, namely to ensure equality of opportunity. As a result, it is clearly a fundamental right, just like Clauses 1 and 2 or any other provision of that article. आगे हम बात करेंगे एक और कंसेप्ट की जिसे हम बोलते हैं इक्वल पे इक्वल वर्क. सो ये जो कंसेप्ट था वो आया था फर्स्ट टाइम इन केस ऑफ रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो आया था 1982 में. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हेल्ड किया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क व्हाइल नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी फंडामेंटल राइट is unquestionably a constitutional goal under Article 14, 16 and 39D of the Constitution of India, and can thus be enforced by courts in cases of unequal pay scale based on irrational classification. So जहाँ पर ये जो प्रिंसिपल था वो अप्लाई किया गया था बाद में बहुत सारे केसेस में, इंक्लूडिंग DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PK रामचंद्र अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, and thus become a fundamental right. बाद में ये fundamental right बन गया. Furthermore, the doctrine of equal pay for equal work is applicable equally to both temporary and casual employees performing the same set of duties and the functions. So जो principle the equal pay for equal work does not apply mechanically in every case of similar work. In the same category of people performing the same or similar type of work or duties, there may be two pay scales. More often than not,
The functions of two positions may appear to be similar or identical, but there may be difference in the degrees of the performance. The expression mentioned under Article 16, which state that the matters relating to the employment are not just confined to the initial matters, but instead would apply to matters but are subsequent to the appointment as well as, for example, termination of employment as held in Union of India versus P.R. More 1962, or promotion to the selection post, or and the matters concerning the salaries, leave, gratuity, periodical increments, pension, age of superannuation, etc., as held in the General Manager Southern Railway versus Rangachari 1962. The Supreme Court overruled the judgment passed in the Rangachari case in Indira Sahni versus Union of India on the point that there cannot be any reservation in promotion to the selection post. However, the Parliament, by way of 77th Amendment, added a new clause 4A to the Constitution under Article 16, thereby enabling the Parliament to make any provision with respect to the reservation of scheduled caste and scheduled tribes in promotion post. This means that the reservation in promotion would continue even after the decision in the Mandal Commission case. So this was the होल कंसेप्ट ऑफ द आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप और वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो उन सभी के साथ जो नॉलेज करना चाहते हैं। और आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।